सबसे बड़ी बदकिस्मती जो मैं आपके व्यूअर्स से दिल्ली तक बात पहुंचाना चाहता हूं कि वहां के जो दरवाजे थे वो खाली 2 फैमिलीज़ के लिए खुले थे, अब्दुल्ला फैमिलीज़ और मुफ्ती फैमिलीज़। आम इंसान की बात दिल्ली के ऐवानों या दिल्ली के ज़िम्मेदार जो एस्टैब्लिशमेंट है वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। यहाँ का नौजवान समझो, देखिए यहाँ क्या नौजवान हालात का मारा है। अगर आप देखिए गाँव-गाँव में परेशानियाँ हैं। इन्होंने ऐसा तज़ब्ज़ुर का माहौल 70 साल खड़ा किया था कि हर गाँव में आप 50 से 60 लोगों को FIR में पाओगे, जिससे फैमिलीज परेशान हैं, फ्यूचर लग रहा है डार्कनेस में है। एक नौजवान को फ्यूचर इनसिक्योरिटी, लाइवलीहुड इनसिक्योरिटी इन्होंने पैदा की। हर जगह आप अगर देखें जितना खून खराब है इन्होंने सड़कों पे बिछाया। कहीं पे भी इन्होंने एक बार इन्होंने ट्रूथ एंड रिकन्सिलेशन कमीशन की बात की थी, वो भी फिर एस्टैब्लिश नहीं किया, जिससे कम से कम एक ताकतवर इंसान या कोई एस्टैब्लिशमेंट अगर कहीं पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन होती है उस चीज़ से उसको आंसरेबल बनाते। कहीं पे भी नहीं। आप क्रिकेट स्कैम देखिए जम्मू कश्मीर JK से, जो आरोप नहीं वो हकीकत है। यहाँ कहीं पे भी इन्होंने स्पोर्ट्स या कोई भी मेन स्ट्रीम एक्टिविटी जिससे एक नौजवान को खुली हवा में सांस लेने का मौका मिलता है, वो चीज़ उन्होंने बिल्कुल यहाँ के नौजवान को महरूम रखा है। ऐसा कश्मीर में जो हम चीज़ें देखते थे, कहा जाता था कि महबूबा और अब्दुल्ला का जो सूरज है वो अस्त नहीं होता, मगर लोकसभा चुनाव में ऐसी चीज़ें कश्मीर में देखने को मिलती है, वोटिंग परसेंटेज अचानक से बढ़ जाता है और इन दोनों का हार जाना। और अब एक तस्वीर दिखी जिसमें उमर अब्दुल्ला दिखते हैं अपनी टोपी उतार कर वोट मांगते हुए नजर आते हैं। ये तस्वीर क्या बताने का प्रयास? ये तस्वीर आम इंसान की जीत है, एक उस नौजवान की जीत है जिसकी सियासत को, जिसकी सोच को बंदूक के नाम से, FIR के नाम से, जो इन्होंने पब्लिक सर्विस एक्ट अपने हिसाब से बना के स्लैब करके नौजवान की आवाज़ को दबाया जाता था। कभी भी इन्होंने नौजवान को खुले सांस में मौका नहीं दिया कि वो अपनी पॉलिटिकल, जो मैं बार बार कहता हूँ कि सोशो पॉलिटिकल डाइवर्सिटी को इन्होंने फल नहीं दिया। इन्होंने 2 ख़ानदानों तक सियासत महसूस रहे। लोग दम में थे, लोगों में इज़्तिराब था, लोग महसूस कर रहे थे कि कोई पॉलिटिकल चेंज ऐसी आई जिसका हम दामन थामे। आज भी अगर यहाँ पॉलिटिकल हमारी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, हम पूरे अवाम पुलवामा की अपने प्राइम मिनिस्टर का शुक्रिया अदा जिसने ये मैंडेट दिया और लोगों के पास एक पॉलिटिकल डाइवर्सिटी अवेलेबल रखी, क्योंकि लोग तो बेबस थे। या तो उनको अब्दुल्ला फैमिलीज़ या मुफ्ती फैमिलीज़ के दामन पकड़ना था। लेकिन अब जब नौजवान समझ गया कि एक पॉलिटिकल डाइवर्सिटी प्रेजेंट है, तो नौजवान बिल्कुल अभी इस चीज़ आप देख रहे हैं, ये भी वो मजलूम नौजवान लड़ रहा है जिसके फ्यूचर को, जिसकी पढ़ाई को, जिसको तबाह किया। यहाँ बैकडोर एंट्री से इतना करप्शन का माहौल था कि नौजवान को पढ़ाई से भी लग रहा था कि मेरा फ्यूचर सेफ नहीं है। यहाँ का एक पब्लिक सर्विस कमीशन है जिससे गेजेटेड ऑफिसर्स की तैनाती होती है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से नॉन गेजेटेड तैनाती होती है। कहीं पे भी फेयर एंड फ्री सिलेक्शन नहीं होती थी। जो भी पढ़ा लिखा नौजवान, जो अमन पसंद नौजवान, उसको भी डार्कनेस में रखा। उसे भी लगा कि यहाँ कुछ नहीं है, जो दिल्ली तक बात नहीं पहुँचती है। उनके चेयरमैन की नियुक्ति बिल्कुल ये अपने हिसाब से करते थे। तो कहते थे वही कश्मीर अच्छा था जब हमारे पास 370 था, ऑटोनॉमी नहीं थी, हम सबसे स्टेट हुड छीन लिया गया। राहुल गांधी आते हैं सामने, कहते हैं हम स्टेट हुड देंगे। राहुल साहब तो बड़े लीडर, लेकिन इनका स्टेट हुड क्या है कि इनका स्टेट हुड है कि ये अपने हिसाब से DG लगवाते थे, डिस्ट्रिक्ट्स में अपने कलेक्टर लगवाते थे। यहाँ हम इनको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं, आपके वहाँ से कलेक्टर बोलते हैं। तो SSPs अपने लगवाते हैं, SHOs अपने लगाते थे। यहाँ ब्यूरोक्रेसी से भी बहुत बड़ा एक इंजस्टिस हुआ जो दिल्ली तक नहीं पहुँचा है। बहुत बड़ा इंजस्टिस हुआ है नौजवान के साथ, नौजवान की तालीम के साथ, फ्यूचर के साथ। बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज़्म 70 साल यहाँ एब्सेंट रहा। आज 2-3 साल से एक लग रहा है कि गरीब नौजवान को अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो मेरा कहीं ना कहीं फ्यूचर, मेरी बात सुनी जा रही। अभी भी ब्यूरोक्रेसी में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं, बहुत सारी वो ट्रांसपेरेंसी लैकिंग है। एक अभी भी नौजवान को बाइज़्ज़त तरीके से नहीं सुना जाता है। और जो एक पॉलिटिकल स्पेस थी वो बिल्कुल यहाँ का बंदूक तय करता था कि कौन किस पॉलिटिकल स्पेस को फेवर करना था। लेकिन हम यहाँ की अपने प्राइम मिनिस्टर साहब का, जिसने यहाँ की बिल्कुल एक ग्रास रूट प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करके यहाँ पॉलिटिकल डाइवर्सिटी, और हम चाहते हैं कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी यहाँ एक्सप्लोर हो जाए, फले फूलें, बाकी जो भी एक्सरसाइज करें। लेकिन इन्होंने मखसूस रखा था 2 ही फैमिलीज़ की कंपेनिंग ग्राउंड्स पे होती थी, लोग उन तक पहुँचती थी। आज आप देख रहे हैं बहुत सारी पार्टी, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी सामने है। वो एक आम इंसान की जीत है। हम मानते हैं, हम पॉलिटिकल डाइवर्सिटी पे बिलीव करते हैं। ऐसा नहीं लोगों के पास अपनी बात रखें, उसके बाद लोग डिसाइड करें। लोगों के पास अपना मैंडेट होना चाहिए कि वो अपने अच्छे नुमाइंदे जो उनको सही लगे। लेकिन जब आप खाली उनको 2 ही स्पेस देते हो, उनके पास कोई बेबसी पैदा होती है जिसको हम सियासी बेबसी कहते हैं। या तो उनको अब्दुल्ला फैमिलीज़ की साइड जाना या तो मुफ्ती फैमिलीज़। आज पॉलिटिकल डाइवर्सिटी है, दे हैव ओपन विल टू चूज देयर राइट कैंडिडेट फॉर द फ्यूचर। मगर जो मुद्दे, मैंने एक तो 370 आपसे बात कर लिया, स्टेट हुड की बात कर ली, एक मुद्दा और मैनिफेस्टो में आया जो कंट्रोवर्शियल रहा। उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। जब उनसे पूछा गया कि क्यों बात करनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा था कि हम पड़ोसी नहीं बदल सकते, और बात करने में समस्या है क्या? देखिए,
इसके बाद अगर हम हकीकी मानों में कि ये हम मल्टी रीजनल पॉलिटिकल इंटरेस्ट के हम शिकार हुए हैं। हमको एक सियासी तौर मोहरा इस्तेमाल किया पूरी दुनिया में, साउथ एशिया में। हम मल्टी रीजनल पॉलिटिकल इंटरेस्ट यहाँ की सियासत ने और दिल्ली के जो आज तक रूल करता है, जिसमें कांग्रेस का एक अहम किरदार रहा, उन्होंने ऐसे प्लेयर यहाँ इस्टेब्लिश किए जिन्होंने मल्टी रीजनल इंटरेस्ट को बनाए रखा। अगर वो प्लेयर यहाँ नहीं होते, जो आज की डेट में अगर आप देखें वो प्लेयर एग्जिस्ट नहीं होते, आप बिल्कुल देख रहे हैं कहीं पे नौजवान वो चीज़ मांग ही नहीं रहा। लेकिन उन्होंने उन चीज़ों को एस्टैब्लिश किया। जो भी वो प्लेयर उनके लिए काम कर रहे थे या उन फोर्सेस के लिए काम करते, जो दूसरी कहानियाँ यहाँ सुनाते थे, उनको खड़ा करने वाले, उनको आराम देने वाले, उनको दिल्ली में सुनने वाले, तो दिल्ली की एस्टैब्लिशमेंट थी। ये आज अगर देखें, आज वहाँ नौजवान को सुनने का मौका है। आज दो टोक अल्फाज में है कि आम इंसान दिल्ली के साथ बात करेगा, ये आम इंसान की जीत है। आम नौजवान दिल्ली के साथ बात करेगा। ऐसा नहीं है कि कोई वो खानदान या वो कोई ऐसा कोई प्लेयर जिसको मल्टी रीजनल पॉलिटिकल इंटरेस्ट के तहत यहाँ तैयार किया। कह देते हैं कि हम यहाँ के बेटे हैं। मैं उम्र की मैं बात करूँ, कह रहे हैं हम यहाँ के बेटे हैं। महबूबा कहते हैं हम यहाँ की बेटी हैं। ये सब तो बाहरी लोग हैं, ये सब तो बाहर। इसमें कोई शक नहीं है वो यहाँ के बेटे हैं। कौन इनको मना कर रहा है? ऐसा नहीं है। सबसे बड़ा अगर आप देखें, ये बार बार यहाँ कम्युनल कार्ड खेलते हैं। अभी भी हम यहाँ हमने 4 बार प्रोटेस्ट किया। यहाँ के जामिया मसाजिद, जो मसाजिद है, क्योंकि मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ जो इबादत गाह जो मुस्लिम रिलेटेड ज़्यादा हर जगह है, इन्होंने झंडे चढ़ाए हुए हैं हर जगह। अब अगर उन्होंने कहा कि हम यही कहें तो हम कहाँ से हैं? ऐसा, क्योंकि ये पॉलिटिकल डाइवर्सिटी को सफोकेट कर रहे थे। ये मौका ही नहीं देख रहे कोई पॉलिटिकल पार्टी यहाँ एक्सप्लोर हो जाए। ये जो आज आप देख रहे हैं चेंज उस नौजवान की, जिसको यहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव टेररिज्म ने भी और पॉलिटिकल टेररिज्म ने भी दबा के रखा था। आज नौजवान आज अगर मेरी बात करें, मुझ पे 16 FIR लगे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट के 12 FIR है, PDP के कैंडिडेट के 4 FIR है। क्योंकि हम एक सोशो पॉलिटिकल एक्टिविज़म करते, आवाम की आवाज़ नाम से हमारी एक तहरीक चल रही थी, जिसको ये नहीं चाहते थे कि ये कोई ऐसा फोर्स क्रिएट हो कि कहीं ना कहीं ये लोगों की आवाज़ बने। आज ये मैंडेट मिला है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब से और यहाँ की जो हमारी तंजीम है स्टेट की बॉडी, तो एक ज़िम्मेदारी से मैं बोल रहा हूँ कि मेरी उतनी औकात नहीं है कि मैं उस काबिल हूँ कि मैं ये इलेक्शन लड़ पाऊँ। लेकिन ये इस पार्टी की देन है और इन नौजवानों की आवाज़ में आवाज़ लगा के इनको एक ताकत दी है कि आप लड़ें, ये पार्टी आपके साथ हैं और हक के साथ हैं, ताकि यहाँ का जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव टेररिज्म है उससे यहाँ के लोग निजात पाएँ। आप पुलवामा से ही हैं, पुलवामा को आप बहुत अच्छे समझते हैं। जो दिल्ली से लोग हैं, अगर वो पुलवामा को जानना चाहें, जो पुराने कश्मीर की बात चलती है, तो पुलवामा में उस समय क्या स्थितियां रहा करती थी और 2019 के बाद क्या स्थितियां बदली? देखो, पुलवामा को बदकिस्मती से कॉन्फ्लिक्ट का हॉटबेड बनाया गया था। ये एक साजिश के तहत, जो बार बार हम कहते थे, ये एक साजिश के तहत जिसमें कहीं ना कहीं यहाँ के एस्टैब्लिशमेंट का भी एक रोल ठीक ठाक है। जब कहीं पे भी चाहे कोई भी एस्टैब्लिशमेंट चाहे, मुझे नहीं लगता वो चीज़ पॉसिबल है। ये दिल्ली तक नहीं पहुँचता था। यहाँ का नौजवान हमेशा अमन पसंद रहा है। जब यहाँ लतपुरा हुआ, वो एट द कॉर्नर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हुआ। कहीं पे अगर आप लतपुरा की ज्योग्राफी देखिए, वो पूरे एज पे है हमारा एक जो हाईवे यहाँ से गुजरती है। उस चीज़ को ऐसे रेप्लिकेट किया, पूरे वर्ल्ड में वो नैरेटिव चलाया गया, जिससे कहीं ना कहीं पुलवामा को एक बदनुमा दाग सा लगा। लेकिन उसके बाद अगर देखिए, बहुत सारे ऐसे नैरेटिव्स पुलवामा से हुए, यहाँ से पूरे कंट्री को पेंसिल जाता है, जो मुल्क के लोगों को अभी भी पता नहीं होगा। आपने वो स्टोरी देखी, इसी पुलवामा से पूरे कंट्री को 80% यहाँ से पेंसिल मैन्युफैक्चर होता है, जो चीज़ सामने लोगों तक नहीं आती थी। जब लतबोरा हुआ, पूरे यहाँ के अच्छे लोग जो अमन के लिए काम करते हैं, सही चीज़ों के लिए काम करते हैं, तरक्की के लिए काम करते हैं, पीस बिल्डिंग के लिए काम करते हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं खामोश किया गया। उन चीज़ों से कहीं ना कहीं मीडिया की भी जिम्मेदारी थी कि एक पॉजिटिव नैरेटिव और जो हकीकत ऑन ग्राउंड जो एग्जिस्ट करती है, उस चीज़ को लोगों तक पहुँचे, जो कभी लैकिंग रही वक्त। क्या रहा, मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP लगातार सत्ता में उनका विद्यमान रहना, क्या कारण था कि कश्मीर में वो हारते ही नहीं थे? कहा जाता सूरज अस्त नहीं होने का क्या कारण था? और इस बार उसमें क्लियर यही है कि पॉलिटिकल डाइवर्सिटी नहीं थी। देखिए, अगर मैं भी एज अ वोटर मैं बताऊं, नॉट एज अ कैंडिडेट, अगर मैं आपसे बात करूं, आपके पास 2 ही ऑप्शन है। आप ही मुझे बताओ, एज अ वोटर कहाँ जाओगे आप? या तो आप बाइकआउट करोगे वोट से, या तो दोनों में से किसी, लोग वोट, यस, या तो दोनों में। और जो वोटिंग परसेंटेज, ये कभी इस चीज़ को एनकरेज नहीं करते थे। इनको पता था कि कहीं ना कहीं हमारा कहीं वोट बैंक है। इन्होंने यहाँ ऐसी ऐसी चीज़ें की हैं। अगर आप राजपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी, हमारा एक इलाका 40,000 की पॉपुलेशन पे है, वो बिल्कुल हमारे साथ हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट के साथ। उनको बड़गाम के साथ रखा, क्योंकि बड़गाम का कोई मंत्री था जिसको वो वोट बैंक अपने हिसाब से, गरीब आवाम थी। ये बहुत कॉन्फ्लिक्ट की मारी आवाम है, गरीब आवाम है। आज यहाँ की लोकल अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें, बहुत बेहतर है। लोग से ये लोगों के लिए, ये बात मैं आपके ऑन कैमरा जिम्मेदारी से कहता हूँ, बिजली, पानी, सड़क या चावल की बात उतनी यहाँ अहमियत नहीं रखती जितना यहाँ इंसानी तौर जुल्म हुआ है। आप देखिए, हर डिस्ट्रिक्ट में जाओगे, हर गांव में PDP और NC के रोल में FIRों की फ़ौज खड़ी है।
और जिससे पूरा एक सोशल इम्बैलेंस है जिसको अभी संवारने की ज़रूरत है, जिस पे काम करने की ज़रूरत है। आप हर गांव में जाओ, हर गांव से अगर आप 150 चोलों से बात करो, 100 चोलों को आप 100 हाउस होल्डों को आप FIR पाओगे। आप मुझे आने वाला वक्त बिल्कुल एक सोशल इम्बैलेंस को क्रिएट करके ये समाज क्रिमिनलाइज होगा, और जब क्रिमिनलाइज होगा आप इस समाज से पीस एक्सपेक्ट करोगे या कोई ऐसी चीज़ एक्सपेक्ट करोगे तमीर तरक्की, वो तो पॉसिबल नहीं है। हमने ये आवाज़ उठाई कि हम दिल्ली तक ये बात पहुंचाए कि ये समाज बिल्कुल एक साजिश के तहत क्रिमिनलाइज किया गया। मोदी जी के आने के बाद कश्मीर इतना शांत कैसे होगा? जिस कश्मीर में हम देखते थे लाल चौक पे पत्थरबाजी। प्राइम मिनिस्टर साहब को एक चीज़ से यहाँ लोग बहुत अपने एक इंडिजिनस मूवमेंट से भी लाइक करते हैं, क्योंकि आम घर से हैं कि एक ग्रास रूट लेवल से उठे हैं, बहुत एक स्ट्रगल उसके पीछे एक बड़ी एक कहानी है कि कहीं पे हमारे मुल्क की इतनी बड़ी चेयर पे बैठे हैं। इस चीज़ को यहाँ का नौजवान, एक पढ़ा लिखा नौजवान एक्नॉलेज कर रहे हैं। इन्हें ये भी पता है कि उमर अब्दुल्ला किस चेयर से आया, किस बेडरूम में पैदा हुआ है, कैसे हुआ है। तो क्योंकि रिलीजियस कम्युनल पॉलिटिक्स करने वाले यही लोग, आप झंडे भी देखें, और उन्हीं के घर में 4 मज़हब है, जिसको हम डिस्करेज नहीं करते हैं। उनकी एक मज़हबी आज़ादी है, हर एक को होनी चाहिए, दिस इज़ ट्रू। बट अगर आप इस ग्राउंड में आप उनकी पॉलिटिकल मीटिंग्स को आप कवर कीजिए, वो अभी भी सेंटिमेंट बेचते हैं, वो अभी भी टेररिज्म बेचते हैं, वो अभी भी आर पार वाली कहानियाँ बेचते हैं। लेकिन आज का नौजवान को बिल्कुल पता है, जिसको पर्चे भी लगे, जिस पे पैलेट भी दहाए गए, जिसको गोलियों से किया, अनआइडेंटिफाइड गनमैन के नाम से कल्चर कश्मीर में होता था कि कोई भी आवाज़ बने उसको गोली देके शाम को न्यूज़ आती थी अनआइडेंटिफाइड गनमैन। आज ऐसा नहीं होता है। आज आपके पास कल्प्रिट बुक होता है, बाज़ाब्ता FIR लगता है, पूरा पता चलता है कि कौन कर रहा था, किसने करवाया, कौन सी फोर्सेस के पीछे हैं। ये चेंज देख के यहाँ का नौजवान समझ चुका है कि हमें अमन, तरक्की और खुशहाली की ओर बढ़ना। ये कहा जाता है कि 370 हटाने के बाद कश्मीर को उद्योगपतियों के हाथ में बेचने का प्रयास। देखिए 370 यहाँ का लोग समझ चुके हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था, सदर रियासत हुआ करता था। ये लोग, इनको बिल्कुल यहाँ का नौजवान जब से नौजवानों ने मूवमेंट ली, इनको पता है जो चीज़ें अमेंडमेंट्स थी, जो मैक्सिमम अमेंडमेंट वो पहले ही कर चुके थे। अब ये खाली खोखले तरीके से अपने आप को दिल्ली और अपने बीच में गैप रखना चाहते थे कि यहाँ हम कैसे अपने इस्तेसाल को बढ़ाएं, और जो जुल्म ये करते रहे, क्योंकि दिल्ली तक बात नहीं पहुँचती। आज अगर यहाँ ऑनरेबल LG साहब, लेकिन हम मानते हैं कि ब्यूरोक्रेसी मुतबादिल नहीं हो सकता है इलेक्टोरल प्रोसेस का, लेकिन 2014 से पहले दिल्ली कश्मीर की आवाज़ सुनना ही नहीं चाहते थे। आप देखिए ना, आप नेता जाते थे, आप अपने रा चीफ, जो एक्स रा चीफ AS दौलत साहब का इंटरव्यू देखिए, जब उसने एडमिट किया कि यहाँ अब्दुल्ला ही होना चाहिए, आप उसकी किताब में देखिए, वो सबसे बड़ा दुखदायक था यहाँ के नौजवानों के लिए। अगर आपने इतनी बड़ी एस्टैब्लिशमेंट का एक्स रा चीफ हमें बोलता है कि यहाँ अब्दुल्ला से ही बात करें, तब यहाँ का नौजवान कहाँ ख्वाब सोच सकता है, मेरा जैसा जो गरीब परिवार से है, जिसका बाप मजदूर है, जो 16 FIR खा के कि मैं यहाँ के लोगों की आवाज़ बनूँ, जहाँ आपका रा चीफ, एक्स रा चीफ ये एडमिट करें। आज तो नौजवान खुद बात कर रहा है, खुद उठ रहा है, गाँव जा रहा है। यही खुशहाली है। यहाँ तशद्दुद से यहाँ की सियासत का फैसला होता था। आज अमन से, हमें अमन दीजिए, हमें अमन को एस्टैब्लिश करके दीजिए, हम सियासत इनको सिखाएंगे। टैग लगता है बीजेपी के ऊपर कि हिंदूवादी पार्टी है, हिंदुओं की पार्टी है। आप मुस्लिम हैं, और पहले मुस्लिम को विधानसभा में बीजेपी कभी टिकट भी नहीं देती थी, कि आपको टिकट भी मिला हुआ है। क्या मतलब क्या फेसेस करना पड़ता है जब आप कैंपेन में निकलते हैं? कहीं पे ऐसा नहीं है, लोग समझ चुके हैं। ये तो हिंदू मेजॉरिटी कंट्री है, इसमें कौन सी गलत बात है? जहाँ पे हमारा प्राइम मिनिस्टर हिंदू नहीं हो सकता, क्या कौन सा हो सकता है? ये लोगों ने समझ चुके हैं। हम यहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी हम नहीं समझते। हमारे जितने भी कैंडिडेट पार्टी ने उठाए वो तो ऑलरेडी मुस्लिम कम्युनिटी से। यहाँ तो किसी ने, जहाँ अकलियत में जो माइनॉरिटी में, यहाँ पे भी हमारे हिंदू भाई बहन है जो ऑलरेडी वापस आ चुके हैं, बड़ी खुशाइंद बात है। उनको तो टिकट नहीं मिला उस रेशो से जिससे जो एज पर हर जगह जब आप मेजॉरिटी इलेक्टोरल प्रोसेस में बात करते हो तो आपको उस चीज़ को, उस पॉलिटिकल फोर्स है, उस विल को, उस रेशो को तो ये रिप्रेजेंट करने के लिए कैंडिडेट की सिलेक्शन एज पर रेशो ही करनी है। यहाँ तो मुस्लिम मेजॉरिटी है, जो भी कैंडिडेट बिलोंग करता है, जो भी मैदान में आया तो वो तो ऑलरेडी मुस्लिम मेजॉरिटी फेस है, मुस्लिम फेस है। तो आपका विजन क्या है कश्मीरियों को लेकर, कश्मीर को लेकर, आपके विधानसभा को लेकर? कैसे आप बदलेंगे? अब संवारने की ज़रूरत है। पुलवामा में मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं अपनी अभी जिस कॉन्स्टिट्यूंसी को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, हर जगह FIR है, हर गांव में FIR है।
बहुत सारे लोग परेशान हैं, CID वेरिफिकेशन से तंग है। ये इन्होंने कल्चर किया, कॉन्फ्लिक्ट का एक इन्होंने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चलाया था, जिसको दिल्ली को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर बाप ने गलती की, मुझे नहीं लगता चाहे उसके बेटे को पकड़ना चाहिए अभी या किसी रिश्तेदार को पकड़ना चाहिए। हाँ, हर मुल्क का कानून कहता है कि जिसने गलती की उसे सज़ा मिलनी चाहिए, उसे दीजिए आप, हम आप कैमरा बोलते हैं, लेकिन जिसके आसपास उसके रिश्तेदार, उसका बेटा, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हमारा मानना है, जिस आवाज़ के लिए मैं उठाऊं और लोगों तक, क्योंकि मेरे पास खुद 16 FIR है, जब मैं ये दर्द नहीं समझूँ तो आप ये कह रहे हैं कि जो उस समय पॉलिटिकल पार्टी थी, उन्हें जिनको लगता था कि उनके विरोध में उनके ऊपर FIR लगा, वही लगता था। जब मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे पता है इनके SHO साहिबान, SSP साहिबान, DC साहिबान, और जिनके पास कोई मेरिट भी नहीं था, जो इनके घर में बावर्ची थे, वो DIGs रिटायर हो गए, DCs रिटायर हुए। ये हकीकत है। ये आप देखिए, जो इनके घर में रखवाली करते थे, वॉचमैन हुआ करते थे, SSPs रिटायर हुए, DCs रिटायर हुए, DSPs रिटायर हुए, जिनके पास कोई मेरिट नहीं था। पब्लिक सर्विस कमीशन जो गैजेटेड नियुक्ति करता है, पूरा लूट अपने हिसाब से चलाते हैं, किसको रखना है, किसको उठाना है, किसको बिठाना है, किस आवाज़ को दबाना है, किस आवाज़ को उभरने देना है। ये आज तो आप देख रहे हैं माहौल है, आप लोगों से खुद बात करें। ऐसा नहीं है कि हम आपको बता रहे खाली मेरी बात सुने, लोगों की सुने, जो साथ कारवान है, इनका दर्द सुने। ये हकीकत वाली बात आप तक पहुँचाएंगे, मेरे से बेहतर बात आप तक पहुँचा। लास्ट ये जो गठबंधन बना नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का, राहुल गांधी दिल्ली से आते हो कहते हैं प्रधानमंत्री को भय लग रहा है, हमने प्रधानमंत्री को डरा रखा। ये दिल्ली तक आपको गठबंधन, जब PIGD बना, जब इनकी सीट शेयरिंग थी DDC इलेक्शंस में, ये जहाँ पे इनकी सीट NC को जाती थी, वहाँ PDP इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को फील्ड करता था। ये दिल्ली को दिखाने वाली चीज़ें होती हैं, गठबंधन, PIGD। आप शांगस वाली सीट की बात करो, जहाँ कांग्रेस का दबदबा है, वहाँ देखो कौन सा गठबंधन है, या कहीं पर देखो जहाँ वकार रसूल साहब है, वहाँ कौन सा गठबंधन है। ये दिखाने के लिए दिल्ली को कंप्लीट मिसलीड करने तक, और दिल्ली को बिल्कुल समझे कहाँ। जब PIGD बना वो तो रहा भी नहीं। जब PIGD जहाँ कैंडिडेट की सिलेक्शन करते थे एज पर जो पार्टी, राहुल जी की कह रहा हूँ, राहुल जी कह रहे हैं मोदी जी भय में, देखिए राहुल, डर लग रहा है मोदी जी को गठबंधन से। देखिए अभी हम राहुल जी पे तो बात के बड़े नेता है मुल्क के, लेकिन इतना हम ज़रूर कहेंगे कि यहाँ जो अभी इलेक्शन या गांधी फैमिली या कोई बड़ा कोई ये नहीं लड़ रहा है। अभी यहाँ का आवाम लड़ रहा है, गरीब आवाम लड़ रहा है, जो वहाँ की 70 साल की सियासत, जिसमें कांग्रेस का भी एक ठीक ठाक रोल है। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP तो कम से 10-20 साल ही रही, लेकिन जो ये उनको मजमूई तरीके से जब बात करें, जो यहाँ का एक जो समाजी इम्बैलेंस क्रिएट किया गया, ये इन्हीं पार्टियों की देन है। आज अगर नौजवान खुद से बात कर रहा है, एक आम गरीब परिवार से नौजवान उठ के दिल्ली से बात कर रहा है, ये तो इसी एस्टैब्लिशमेंट और इसी ऑर्गेनाइजेशन या इसी सरकार में पॉसिबल हुआ है। आपके समय, हाँ आप बताइए, वैसे क्या नाम है आपका? नेशनल कॉन्फ्रेंस, थोड़ा सा यहाँ आ जाइए सज्जाद जी। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस, सबने तस्वीरें देखी कि उमर अब्दुल्ला अपनी टोपी निकाल कर रख देते हैं, ये कैसे मतलब इतनी बड़ी चीज़ें हो गई कि वो अपनी सीट भी हार गए, इसके बाद विधानसभा चुनाव में सब देखे कि टोपी निकाल कर उनको वोट मांगना पड़ रहा है, ये क्या बदलाव है? देखिए, ये जो 2019 के बाद जो यहाँ पे बदलाव हुआ है, जिसकी सरबराही मोदी जी ने की, यहाँ पे जो लोगों को विकास मिला, यहाँ पे अमन मिला, चैन मिला, तो उसका जवाब लोगों ने अपने वोट से दिया उमर साहब को। और ये जवाब इस विधानसभा इलेक्शन में भी होगा, क्योंकि लोगों को पता है अगर किसी ने यहाँ पे काम किए हैं तो मोदी जी ने काम किए। आप देखिए कितनी सारी स्कीम्स है, सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। कल जो हमारा संकल्प पत्र जो कल रिलीज़ हुआ, उसमें भी बोला गया कि 50% बिजली बिल माफ़ किया जाएगा। और जो यहाँ पे गरीब लोगों के लिए जो मोदी जी ने काम किए हैं यहाँ पे, तो उसका जवाब इनको मिला है पार्लियामेंट इलेक्शन में। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस तो कह रही हम बेटे हैं, हम कश्मीर के हैं, हम कश्मीर के लिए करेंगे ना। वो तो कह रहे हैं हम कश्मीर को वो कश्मीर बनाएंगे जो कश्मीर को होना चाहिए था। कश्मीर से तो कश्मीरियत छीन ली गई केंद्र मोदी जी के द्वारा। कश्मीर कहाँ है? कश्मीर कहाँ है? कश्मीर तो पार्ट ऑफ इंडिया ना, तो हम भी तो यहाँ के बेटे हैं ना। तो जो कौन सा उनसे छीना गया? हाँ, अगर छीना गया तो उनकी जो कुर्सी है वो छीनी गई है। और जो उन्होंने लोगों पे जो जुल्म किए, 65 साल में जुल्म किए हैं, उनका जवाब लोगों ने उनको दिया है पार्लियामेंट इलेक्शन में। और आप देखिए इस असेंबली इलेक्शन में उनको जवाब मिल जाएगा। हाँ, अगर उनको प्रॉब्लम है तो कुर्सी की प्रॉब्लम है। 2019 में जब आर्टिकल 370 और 35 से उस पर कोई बात नहीं करना चाहता, यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहता हूँ, यहाँ का जवान, यहाँ का बुजुर्ग, उसको 370 हटने से कोई दिक्कत ही नहीं हुई, और ना 35 से। अगर दिक्कत हुई तो मुफ्ती और अब्दुल्ला खानदान को हुई है। अब ये चाहते हैं कि 35 साल वाला जो कश्मीर यहाँ पे रहा उसको वो दोबारा रिपीट करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ के हमारे जवान, उनका खून सड़कों पे बहाया गया, लेकिन यहाँ का जवान कमिटेड है, यहाँ का जो बुजुर्ग कमिटेड है, क्योंकि उनको अपना मुस्तकबिल इसी पार्टी में लग रहा है कि जैसे मोदी जी ने यहाँ पे मतलब गवर्नमेंट के, वो कह रहे हैं 1953 वाला कश्मीर, पुराना कश्मीर देना चाह रहे हैं। वो तो क्या वो था वो कश्मीर जो देना चाह रहे हैं? नहीं, आप मेरी बात सुनिए। अगर वो 53 की बात करते हैं, ऑटोनॉमस की बात करते हैं, अगर वो सेल्फ रूल की बात करते हैं, वो सारे फेक है। और उन्होंने
उन्होंने उसी पे वोट लिए। लेकिन कश्मीर का जवान ना तो वो 53 चाहता है, ना सेल्फ रूल, ना ऑटोनॉमी। कश्मीर का जवान रोज़गार चाहता है, अमन चाहता है, वो शाम को निकले, रात को घूमे, अच्छे से घूमे। जहाँ का जो जवान है उसको रोज़गार चाहिए, उसको अमन चाहिए, उसको शांति चाहिए। कश्मीर का जवान और बुजुर्ग यही चाहता है। बाकी तो ये तो कह रहे हैं हम भी वही देना चाहते हैं। कौन? कश्मीर को अगर कश्मीर का ताज देना चाहते हैं। आप देख लीजिए, अगर 65 साल में इन्होंने यहाँ का विकास किया होता, अगर 65 साल में विकास किया होता तो मेरा जो जवान आज वो एक बिजली पोल मांग रहा है, एक तार मांग रहा है, एक रोजगार मांग रहा है। बिजली नहीं दे पाए थे। 65 साल में जो यहाँ पे जो बिजली प्रोजेक्ट वो बेच चुके थे ना, इन्होंने बेच दिए, इन्होंने तो बेच दिए। अब हम चाहते हैं कि मोदी जी के जो राज में यहाँ पे जो अमन यहाँ पे पैदा हुआ है, यहाँ पे शांति पैदा हुई, हम तो उसी शांति को आगे ले। लेकिन इनका एक ही मकसद है कि कश्मीर को 35 साल और पीछे लेना है, बाकी कुछ नहीं है। क्योंकि यहाँ पे दोबारा आतंकवाद पलपे, दोबारा यहाँ पे ये चीज़ें हों। लेकिन कश्मीर का जवान, यहाँ का जो वोटर है, उनको पता है कि उनका मुस्तकबिल, उनके जवान का मुस्तकबिल इसी पार्टी में, इसी गवर्नमेंट में है। हम शांत करना चाहते हैं, हम चाहते हैं पाकिस्तान से बातचीत हो, कश्मीर में शांति नहीं, पाकिस्तान कौन है? पाकिस्तान कौन है? पाकिस्तान है कौन? अगर बात करनी है तो वो पड़ोसी है, पड़ोसी नहीं, पड़ोसी है, उनका अपना काम है। पहले वो ना अपना मुल्क ठीक करे ना। पाकिस्तान को क्या रोल है यहाँ पे? ये तो हमारा अपना मुल्क है, ये तो पार्ट ऑफ इंडिया है। यहाँ अगर बात करेंगे, यहाँ का जवान बात करेगा, यहाँ का बुजुर्ग बात करेगा। पाकिस्तान को क्या इसमें रोल है? पाकिस्तान अब पाकिस्तान पहले अपने मुल्क को ना ठीक करे। पाकिस्तान कोई रोल नहीं है, ना चाइना का कोई रोल है। ये तो चाहते हैं कि ये ऐसे एलिमेंट्स इन्वॉल्व करे ताकि लोगों से वोट है। लेकिन यहाँ का जवान कमिटेड है, ना वो पाकिस्तान पे बात करना चाहेगा, ना ये चीज़ें चाहिए। अगर हम बात करेंगे तो यहाँ के जवान के साथ बात करेंगे, यहाँ के बुजुर्ग के साथ बात करेंगे। पाकिस्तान का क्या रोल है इसमें? उसको कोई रोल ही नहीं। यहाँ पे पड़ोसी अपना वो घर संभाले पहले। बार बार जो मतलब बताने का ये प्रयास करें। एक सेकंड रुक जाइए, एक मिनट ऑडियो ये प्रॉब्लम कर दीजिए, 1 मिनट रुकिए। ऑडियो क्या होता है, कॉपीराइट होता है ना, आ जाएगा, समस्या हो जाएगी। ठीक है, स्टार्ट है। देखिए जो चीज़ें ये बार बार कह रहे हैं बात करने की 370, इनको ये मुद्दा क्यों बना रहे हैं, इसको बड़ा करने का प्रयास क्यों कर रहे हैं जब ये चीज़ें समाप्त हो गई? इनके लिए मुद्दा क्यों? 370 पूरा दफन हो चुका है, वो वापस नहीं आएगा। और यहाँ के जवान को उस पर बात ही नहीं करनी है। यहाँ का जवान बात ही नहीं करना चाहता है। अगर इससे प्रॉब्लम होगी तो इन दो खानदानों को प्रॉब्लम होगी। बाकी आप जाइए ना, मेरे साथ आइए, आप डोर टू डोर जाइए, आप इस पे बात करें, कोई नहीं बात करना चाहता है। यहाँ के जवान को सिंपली उसको अमन चाहिए, रोजगार चाहिए और टूरिज्म चाहिए। यहाँ पे उसको विकास चाहिए, यहाँ पे उसको विकास चाहिए, और क्या चाहिए उसको? आप मानते हैं ये बीजेपी दे सकती है, इन लोगों के बस की बात नहीं? नहीं, बीजेपी ने दिया यहाँ पे। आप देखिए, एक पंचायत में 1 करोड़ रुपया आ रहा है। इससे पहले तो 5 लाख आते थे। आप देखिए, आप गाँव के विकास की आप उस पर बात करें ना। गाँव में जितना विकास हुआ आज 65 साल में नहीं हुआ था। आप देखिए ना, पंचायत में ऐसे काम हुए जो 30 साल 40 साल से पेंडिंग थे। आप देखिए, हेल्थ सेंटर बने यहाँ पे। आप देखिए, बिजली का सिस्टम ठीक हो गया, पोल ठीक हो गए, एजुकेशन का जो स्तर है वो ठीक हो गया, जो हेल्थ सेक्टर वो ठीक हो गया, सारे जो मसले चीजें बदल गई। जी बदलाव दिखा। मैं आता हूँ आपके पास भाई साहब। जी आप बताइए भाई साहब, क्या नाम है आपका? गुलाम मोहम्मद। गुलाम मोहम्मद जी, थोड़ा सा यहाँ जी। गुलाम जी एक बात बताइए, जो हम बात करें पुराने कश्मीर और नए कश्मीर की, पुलवामा के लिहाज से बात करें तो 2019 से पहले का पुलवामा और 2019 के बाद का पुलवामा क्या बदलता हुआ नजर आया? और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कह रही है हम असली कश्मीर बनाएंगे, आपको लगता है? देखिए, मैं एक चीज़ बताऊंगा आपको। जब 1938 में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाया गया, तो जो यहाँ पे गन कल्चर, इसका जिम्मेदार जो फारूक साहब, उमर साहब खुद जिम्मेदार हैं। क्योंकि उन्होंने जब जमात इस्लामी इलेक्शन लड़ा था उस टाइम उन्होंने जीत हासिल की थी, मगर इन लोगों ने चोरी करके अपने आप को मंत्री बनाया और कैबिनेट बनाई और अपने विधानसभा में पहुँच गए। ठीक है, उसके बाद हालात जो जम्मू कश्मीर के बने, पूरे कब्रिस्तान बने हैं, लाशें बिछाए गए रोडों पे, इसका जिम्मेदार है उमर साहब। इसका जो मुफ्ती मोहम्मद सईद की सरकार, जब मुफ्ती मोहम्मद सईद होम मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट, उसने बोली के बदले गोली चलाई, हबगले में 40 जवान मारे गए एक ही टाइम में। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार मुफ्ती खानदान है। साथ में उमर अब्दुल्ला आज सल्फुल की बात करता है, एडनामी की बात। आज टोपी क्यों फैलाता है लोगों में? क्योंकि आप इसके पास टोपी बच गया। ये देखो मस्जिद पे झंडा किसने चढ़ाया? ये उमर साहब की सरकार है ना, ये उसकी आलबानी है उमर साहब की। ये देखो मस्जिद पे, आप इसका एक ही मकसद है कि मैं मस्जिद में सियासत करूँ, मैं इलेक्शन, मगर वो बात की बात ही नहीं है, इसकी बात ही नहीं है। आप इसके पास एक ही मकसद है कि मैं मस्जिद पे अपने इलेक्शन चुनाव लड़ूं, यही कहानी रही उसके पास। उमर साहब का यही लेन देन है, इनके कैंडिडेटों का यही है कि मस्जिद पे सियासत करें। अगर हम देखें, हम इसके खिलाफ हैं।